हेलो फ्रेंड, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब फैमिली प्रीवियस एग्जाम पर। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज बिहार एसआई मेंस का टेस्ट सीरीज। तो हम ऑलरेडी कई सारे टेस्ट सीरीज और प्रीवियस एग्जाम के पेपर करवा चुके हैं। जिसे देखना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां पे देख सकते हैं। साथ में उसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और इस मॉडल सैंपल पेपर का भी पीडीएफ वहीं से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे साथ में आप 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक पूरे देखेंगे वीडियो में, जिसमें से आप 1 से लेकर 75 तक आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर के सवाल देखेंगे। साथ में 25 क्वेश्चन आप मैथ और रीजनिंग के देखेंगे जैसे सिलेबस में बताया गया है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबा लें। लेके चलते हैं बिना समय गवाए आज का पहला सवाल आपके सामने है। और पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था। तो गुप्त काल के दौरान कौन सा सिक्का चांदी के रूप में जारी किया गया था, तो उसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रुपया नामक सिक्का जारी किया गया था गुप्त काल के दौरान, वो भी चांदी का बना हुआ। लेके चलते हैं आगे सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा सवाल कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। तो गोदीबाड़ा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का जो जगह है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा गुजरात। तो ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। और लोथा उस समय का एक डॉकयार्ड था, वहाँ से हम लोग समुद्र के थ्रू व्यापार किया करते थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा आज का तीसरा नंबर सवाल। और तीसरा नंबर सवाल आपके सामने पूछा है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो इसका सही जवाब आपके सामने ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी। और चौगान को अब हम लोग पोलो कहते हैं। तो पोलो भी आ जाए तो आप सही जवाब लगाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए या तो चौगान खेलते हुए। चौथा नंबर सवाल आपके सामने है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। तो कपास में अग्रणी राज्य की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कपास गुजरात में उत्पन्न किया जाता है, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादक बोला है तो गुजरात पहले नंबर पे आता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, यहाँ दिया हुआ है मोर मेगा स्टोर खुदरा बिक्री श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है। तो मोर मेगा स्टोर खुदरा बिक्री श्रृंखला जो है वो आपके आदित्य बिरला ग्रुप से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं आदित्य बिरला रिटेल लिमिटेड के द्वारा सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट के रूप में 2 स्टोर का संचालन किया जाता है, जिसे मोर ब्रांड के नाम से करती हैं। ठीक है, तो फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस रिटेल और डी मार्ट के बाद ठीक है ABRL अर्थात आदित्य बिरला ग्रुप एक चौथी मार्केट है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, पूछा हुआ है कि जनमत क्या है। तो जनमत क्या है 6 नंबर सवाल में पूछा है। तो जनमत का सही जवाब आपका सामने हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय को हम लोग जनमत कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हुआ। आगे देखते हैं हम लोग 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल में दिया हुआ है कि भारत में वर्तमान सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय की सबसे बड़ी एकल मद क्या है। तो खर्च किए जाने वाले व्यय किए जाने वाले सबसे बड़ी एकल मद की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋण का ब्याज भुगतान करना। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, 8वां नंबर सवाल पूछा है कि उत्पादन के एक घटक की मांग क्या है। तो उत्पादन के एक घटक की मांग क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं। तो उत्पादन के चार कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। इस वजह से देखा जाए तो उत्पादन के कारकों की मांग एक व्युत्पन्न मांग है। किस तरह की मांग है, तो एक व्युत्पन्न मांग है। तो यहाँ पे उत्पादन की एक घटक की मांग क्या है, एक व्युत्पन्न मांग है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ। आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल में आपको पूछा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र UN जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली पहली भारत की महिला कौन थी।
तो पहली भारत की महिला की बात किया जाए तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी। इन्होंने यूएसए के असेंबली को 2 बार अध्यक्षता कर चुकी है। पहली अध्यक्षता इन्होंने की थी 1946 में और दूसरी अध्यक्षता 1968 में की थी। तो इस तरह से 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था विजय लक्ष्मी पंडित को भी, तो ध्यान रखें। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल, और 10 नंबर सवाल आपके सामने होगा और यहाँ से हम लोग देखेंगे 10 नंबर सवाल में क्या पूछा हुआ है। यहाँ पूछा हुआ है वारमिहिर का पंचम सिद्धांत किससे संबंधित है। तो वारमिहिर का पंचम सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, खगोल विज्ञान से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हुआ। आगे बात करते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल का, और 11 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता की बात किया जाए तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सर चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। तो इसके पीछे कहानी क्या है, तो हम बताता हूँ कि लॉर्ड चार्ल्स मैकटॉक, जिनकी कार्यकाल थी 1835 से 36 के बीच में, इन्होंने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा लिया, तो इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बात करते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से ऑप्शन और आपका तर्क और निष्कर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि एथेनॉल के बारे में बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एथेनॉल कार्बनिक यौगिकों के एक अच्छा विलायक है, तो ये सही बात है, तो ऑप्शन ये सही होता है। एथेनॉल के गलनांक व क्वथनांक पानी की तुलना में कम होते हैं, ये भी कथन सही है। एथेनॉल का प्रयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है, तो ऑप्शन तीसरा भी सही है। इस तरह से हम लोग ऑप्शन डी सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन सत्य हैं। आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में पूछा है मुजफ्फरपुर हत्याकांड 1908 ईस्वी में जो हुई थी, उनमें से कौन 2 क्रांतिकारी शामिल थे। तो इसका सही जवाब आपके सामने होगा, ऑप्शन डी, प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस। तो 13 का ऑप्शन डी सही जवाब हुआ। 14 नंबर सवाल में पूछा है बुद्ध का अर्थ क्या है। तो बुद्ध का अर्थ क्या है, तो बुद्ध का अर्थ की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रबुद्ध व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान अर्जित कर लिया है, उसे हम लोग कहते हैं ज्ञान संपन्न, प्रबुद्ध, जो प्रकाशमय हो। तो इसका बुद्ध का सही अर्थ होता है प्रकाशमय, ज्ञान संपन्न या प्रबुद्ध। आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में आपको दिया हुआ है क्या कि यहाँ पे दिया हुआ 15 नंबर सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा विषय है जिसे संविधान के एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया था। तो ऐसा कौन सा एक विषय है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 15 की बात किया जाए तो 15 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है 16 नंबर सवाल में पूछा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय की बात किया जाए तो 16 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 17 नंबर की बात करेंगे हम लोग, और 17 नंबर में आपके सामने है, यहाँ से हम लोग देखिए ये दिया हुआ कुछ इस प्रकार से क्या कि कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए या कृष्ट अर्थात खेती ना करना छोड़ देने को क्या कहते हैं। तो कृषि योग्य भूमि को कुछ दिनों के लिए खेती नहीं करने के लिए छोड़ देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 17 नंबर का ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा, परती छोड़ना। परती छोड़ना मतलब कृषि योग्य भूमि पे खेती नहीं करना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ। आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में पूछा हुआ है दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है। तो साउथ अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है। तो 18 का आपका ऑप्शन बी सही जवाब हुआ, न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो दक्षिण अल्पास पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के बीच से गुजरने वाली पर्वतमाला है। इस पर्वत श्रेणी की लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस पर्वत श्रृंखला में न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत आओराकी या कुक पर्वत स्थित है। तो इतनी सारी जानकारी दक्षिण अल्पास पर्वत से आप रखें।
आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल में पूछा है तनाव के कारण भूप्रपट्टी पर बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं। तो तनाव के कारण भूप्रपट्टी पर बनने वाले पर्वत को हम लोग कहते हैं ऑप्शन डी ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में पूछा हुआ है कि वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को क्या कहते थे। तो वैदिक काल में ऐसा होता था कि किसी स्त्री की पति मर जाता है तो उसके विवाह उसके छोटे भाई से करा दिया जाता था। इसे क्या कहा जाता था वैदिक काल में। तो 20 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नियोग कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हुआ। आगे देखते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल। और 21 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल, जिसे हम लोग काई कहते हैं, का एक उदाहरण है। तब परजीवी शैवाल का कौन सा एक उदाहरण। तो 21 का 20 नंबर सही जवाब हो जाएगा सेफेल यूरास। ठीक है, सेफेल यूरास एक परजीवी शैवाल का प्रकार है। आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल में पूछा हुआ है कि एकल ससी माछी पुष्कर्म इनमें से देखा जाता है। तो एकल ससी माछी पुष्कर्म किसमें से देखा जाता है। तो 22 का आपका ऑप्शन डी सही जवाब हुआ, पापरा में देखा जाता है। तो एकल ससी माछी पुष्कर्म क्या होता है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉलिटरी साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ऐसे पुष्कर्म के लिए प्रयुक्त होता है जो एकल पुष्प से बना होता है, सिर्फ सिंगल फूल से बना होता है, पुष्प से बना होता है। और इसका क्या उदाहरण है। इसका उदाहरण है पापरा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्डेनिया। आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारा को किस नाम से जाना जाता है। तो पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका 23 का सही जवाब ऑप्शन सी होता है, साइटोपायस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सवाल साइंस के बहुत डीप क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस का पेपर का कुछ स्टैंडर्ड होता है। तो आप साइंस का सवाल हो या किसी भी तरह का सवाल हो, प्रीवियस ईयर का जितने सारे पेपर हैं ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। आगे देखते हैं न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहते हैं। ऐसा तत्व जिनके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं। तो 24 का ऑप्शन ये आइसोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आइसोटोन कहते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो उसे हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। 25 नंबर सवाल में आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखिए यहाँ पे, जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता क्या है। तो इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा 25 का ए। 25 का ए, एक वन में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी जात का होना जैव विविधता कहलाता है। तो ये 25 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन आपका आ जाएगा 26 नंबर। 26 नंबर में यहाँ पे से साइंस का एक सवाल दिया हुआ है, पूछा हुआ है क्या कि कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियस r के वृत्त के समांतर घूम रहा है। ठीक है, उस कण का त्वरण क्या होगा अर्थात एक्सीलरेशन क्या होगा। तो 26 का डी होगा, v² अपॉन में r हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करेंगे यहाँ पे हम लोग 27 नंबर का। 27 नंबर में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति या साधन को विकिरण उष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसी कौन सी युक्ति है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो विकिरण उष्मा का पता लगाने के प्रयोग किया जाता है। तो 27 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, ताप वैद्युत पुंज का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल। और 28 नंबर सवाल में पूछा हुआ है निम्न में से किसमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना प्रयुक्त की जाती है। तो प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन किसमें पाया जाता है। तो 28 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, मरीचिका का निर्माण करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मरीचिका क्या होता है, तो जो हमें गर्मी के दिनों में दूर से नज़र आता है या राजस्थान में नज़र आता है कि पानी जैसा नज़र आता है लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं मरीचिका। आगे देखते हैं
29 नंबर सवाल में पूछा है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो गोविंद स्वामी पिल्लई का बात किया जाए तो 29 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका डी, ठीक है, वायलिन से संबंधित थे। और इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। दक्षिण भारत राज्य कर्नाटक के प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। इन्होंने कर्नाटक संगीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, ध्यान रखेंगे। 30 नंबर सवाल में पूछा है रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम लोग रोम कहते हैं, ठीक है, का सर्वाधिक उन्नत रूप क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन डी, ई रोम, ठीक है। ई रोम मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे इसे ई रोम, ये इसका उन्नत रूप है। आगे बात करेंगे हम लोग 31 नंबर का। 31 नंबर में पूछा हुआ है वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है क्या कहलाता है। तो 31 का ऑप्शन ए, इसे हम लोग इंटरप्रेटर कहते हैं। तो ऑप्शन ये कंप्यूटर से कुछ सवाल थे। आगे देखेंगे हम लोग 32 नंबर सवाल। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है, उसे मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है जिसे मिट्टी का तेल, जिसे हम लोग केरोसिन कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सोडियम कहते हैं, ठीक है। सोडियम को हम लोग खुले हवा में नहीं रखते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल में पूछा है अभी अभी पैदा हुए बच्चे की श्वसन दर यह होती है। तो जो नवजात शिशु होते हैं उनके बच्चे के श्वसन दर की बात किया जाए तो 1 मिनट में उनका हृदय जो श्वसन होता है, सांस कितने बार लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 टाइम्स, 72 बार सांस लेते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पे हम लोग बात करते हैं 6 से 12 महीने के बच्चे 24 से 30 बार, 1 से 5 साल के बच्चे 20 से 30 बार, और 6 से 12 साल के बच्चों की बात किया जाए तो 12 से 20 बार लेते हैं। और नवजात शिशु जो होते हैं वो 32 बार लेते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में पूछा हुआ है तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्तक में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है। जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, तो जो परमाणु की त्रिज्या होती है उसमें कमी हो जाता है, ह्रास होती है। जो परमाणु होती है, रेडियस जो होता है एटम का, वो डिक्रीज होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ से 35 नंबर सवाल का। तो 35 नंबर सवाल आपके सामने होगा। यहाँ दिया हुआ है कि वल्कनित रबर में कितनी गंधक अंतर्वृष्ट होती है। तो वल्कनाइज जो रबर होता है उसमें क्या मिलाया जाता है, वल्कनाइजेशन में गंधक जिसे हम लोग सल्फर कहते हैं उसे मिलाया जाता है। तो कितना मिलाया जाता है, तो 35 का ऑप्शन बी, 3 से 5% सल्फर मिलाया जाता है वल्कनित रबर में। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 36 नंबर सवाल में दिया हुआ है यूरिक एसिड किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। तो यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो पक्षी में होता है, ठीक है, बर्ड में होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे हम लोग 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल में परवाल भित्ति को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया है। तो ऐसा कौन सा जगह है जिसे भारत सरकार ने समुद्री पार्क घोषित किया है परवाल भित्ति को संरक्षित रखने के लिए। 37 का ऑप्शन ए, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, जो गुजरात के एरिया में पड़ता है, कच्छ की खाड़ी, इसे घोषित कर दिया गया है समुद्री पार्क के रूप में। आगे देखते हैं 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल में पूछा हुआ है भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, तो पहला मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा। और भारत के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक लिया गया है। और मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 को भारत का आधिकारिक पत्र, ठीक है, कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल में पूछा हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा
विक्रकों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। तो विकर्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल में पूछा है जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल क्या कहलाती है? तो जल के अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल क्या कहलाती है? तो 40 का ऑप्शन ये परासरण कहलाती है। तो 40 का ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर सवाल में पूछा हुआ है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? तो जो ध्रुवीय व्यास होता है, ठीक है, पोलर डायमीटर जो होता है आपका विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? तो 41 का सी ऑप्शन सही है, 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर। 42 नंबर सवाल में पूछा हुआ है भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज का दर निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका RBI के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम लोग कहते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं 43 नंबर सवाल सिंह, जिराफ, वाइसन जैसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं? तो 43 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घास स्थल में पाए जाते हैं। तो 43 नंबर सवाल का सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हम लोग 44 तेलहन उत्पादन कार्यक्रम OPP कब प्रारंभ किया गया था? तो तेलहन उत्पादन OPP कब प्रारंभ किया गया था? तो 44 का ऑप्शन डी 1990 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। 1990 से 91 में तेलहन उत्पादन कार्यक्रम OPP पारित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे 45 नंबर सवाल में पूछा हुआ है योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था? तो मैं आपको बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि योजना अवकाश की बात किया जाए तो यहाँ पे हम दो ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ पे हैं, बाकी मैं आपको बता देता चाहता हूँ कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता के कारण भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया था। ठीक है, और यह अवधि क्या थी? 66 से लेके 1969 तक की समय था। इसी में योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। मतलब 66 से 69 के बीच में एक भी योजना नहीं बनाया गया था क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। तो इसका सही जवाब होगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। बाकी हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या किस प्रकार है। तो यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना पहला और दूसरा ऑप्शन में नहीं दिया था, तो यहाँ पे दिया होगा आपको आगे। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश लाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हुआ। आगे देखते हैं हम लोग 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल में पूछा हुआ है यहाँ पे क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मतलब जोड़ का मिलान गलत ढंग से किया गया है? तो किसका मिलान गलत ढंग से किया गया है? तो ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज, इनका जो मिलान है बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है। ठीक है, बाकी आपका प्लूटो का मिलान गणतंत्र से है, रस्तु का राजनीतिक से है, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज से नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 47 नंबर। 47 नंबर में पूछा हुआ है विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन का संकल्पना कहाँ की संविधान प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो यहाँ कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, विधि का शासन ब्रिटेन की है। आगे देखते हैं हम लोग 48 में दिया हुआ है एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो पहला जवाब सही हो जाएगा, कोई उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है। रीट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रीट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे। आगे देखें 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल में पूछा हुआ है कि आम तौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच
कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है? तो कहाँ पे सबसे बड़ा अंतर देखा जाता है सिद्धांत और व्यवहार के बीच में? तो 49 का ऑप्शन सी सही होगा। सरकार का संसदीय स्वरूप में एक बड़ा अंतर देखा जाता है सिद्धांत और व्यवहार के बीच में, तो ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है? तो 50 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कौन? महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आगे बात करते हैं हम लोग 51 का। तो 51 में दिया हुआ है स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी, विधि के द्वारा, कानून के द्वारा स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए। व्यक्तिवादी ने स्वतंत्रता और विधि, जिसे कानून को एक दूसरे का विरोधी कहा गया है। इसका मत है कि वह सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम शासन करती है। आगे देखते हैं 52 का। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्री बेमोस चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो 52 का 52 सही जवाब है। आगे देखते हैं 53 नंबर। 53 में पूछा हुआ है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा समान रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा समिति। तो यहाँ 53 का सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। ध्यान रखेंगे। राजा जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था। 54 में दिया हुआ है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो ये कौन सा युग था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध के युग में। ठीक है, क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो 54 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है जिनके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बौद्ध के युग में क्षत्रियों का एक विशिष्ट पहचान था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है कि गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। तो 55 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ था। ध्यान रखेंगे। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को 241 मील लंबी पदयात्रा के बाद दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक पर लगाया गया कर को तोड़ दिया गया था। आगे देखते हैं, दिया हुआ है दुर्माववेश, जिसे हम लोग स्लैश और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो स्लैश और मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का ऑप्शन डी, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विभिन्न देशों में स्थानांतरित कृषि के नाम अलग अलग हैं। तो मिल्पा मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका आता है। चेना की बात किया जाए तो श्रीलंका, रोका की बात किया जाए तो ब्राज़ील, तुंग्या म्यांमार, नगासू सूडान और हुमा इंडोनेशिया में, और झूम खेती असम भारत में किया जाता है। 57 नंबर सवाल में पूछा हुआ है, आबादी की वृद्धि दर का क्या तात्पर्य है? तो आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य की बात किया जाए 57 का डी सही हो जाएगा, जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। आगे देखते हैं 58 नंबर सवाल पूछा है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है?
तो अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखेंगे, किसी निश्चित ताप क्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा के अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आगे देखते हैं 59 नंबर सवाल। 59 नंबर सवाल में पूछा है कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित क्या कर देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी दोनों। संरचना और गठन दोनों परिवर्तन हो जाते हैं कायांतरण चट्टानों में। आगे देखते हैं हम लोग 60 नंबर सवाल। 60 में पूछा है अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भूमध्य सागर। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में शीतोष्ण चक्रवात से पर्याप्त वर्षा होती है। इसी कारण यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के फलों संतरा, अंगूर, नींबू आदि के लिए जाना जाता है। वास्तव में भूमध्य सागरीय भूमि को विश्व का बगीचा कहते हैं। यह विश्व के शराब उद्योग का हृदय स्थल माना जाता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु, ध्यान रखेंगे भूमध्य सागर, ठीक है। आगे देखते हैं 60 नंबर का सी था, ध्यान रखेंगे 61 में पूछा हुआ है आपका द स्टोरी ऑफ मालगुडीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी कई बार पूछा हुआ है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और इसका सही जवाब हो जाएगा आर.के. नारायण के द्वारा रचित द स्टोरी ऑफ मालगुडीज नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ। आगे देखते हैं 62 नंबर सवाल। 62 नंबर सवाल में दिया हुआ है यहाँ पे कि भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून, रोकथाम, निषेध तथा शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा के लिए लागू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए ये नियम था, ठीक है। ध्यान रखेंगे अधिनियम 2013 भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून। आगे देखते हैं 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका सही नाम हो जाएगा ल्यूकेमिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है। तो 63 का ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। ल्यूकेमिया में क्या होता है कि जब कैंसर को ही ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ल्यूकेमिया में रक्त कोशिकाओं में श्वेत रक्त कोशिका WBC की मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है। तो इस तरह से ब्लड कैंसर का निर्माण होता है। 64 नंबर सवाल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद की बात किया जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, स्टार्च, सुक्रोज, ठीक है, और बाकी हम देख लेते हैं 2 ऑप्शन और, तो तब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बाकी 2 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरॉलिक अम्ल और ग्लूकोज, ठीक है, सी और डी दिया हुआ है। तो 64 का आपके सामने ऑप्शन सी हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरॉलिक अम्ल जो होता है वो आपका इसका सही जवाब हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 65 नंबर सवाल पीएच स्केल का परिसर क्या है? तो पीएच स्केल का परिसर आपका यहाँ पे पीएच स्केल का मान जो होता है 0 से 14 तक होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हुआ, ठीक है। तो 65 का आप ध्यान रखेंगे पीएच पैमाने में 0 से 14 तक अंक होते हैं और इनके मध्य में 7 को उदासीन बिंदु कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। कोई लिक्विड का या कोई पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, और 7 और 14 के बीच में तो वह बेसिक होगा, क्षारीय होगा। आगे देखते हैं हम लोग 66 में दिया हुआ है जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का जीन कहा जाता है? तो जब कोई एक जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, बहुप्रभावी कहते हैं। आगे देखते हैं 67 में दिया हुआ है आपके सामने एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो एक वास्तविक गैस
किसमें एक आदर्श गैस मतलब आइडियल गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो 67 का ऑप्शन बी सही जवाब हुआ। निम्न दाब और उच्च ताप पर यह एक आइडियल गैस के रूप में कार्य कर सकती है। 68 का बात किया जाए तो 68 में दिया हुआ यहाँ पे कि आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान में क्या होता है? तो 68 का ऑप्शन ए एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। आगे देखते हैं 69 नंबर सवाल। 69 में दिया हुआ है सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो 69 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। स्थानांतरीय और घूर्णनी गति का एक एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है। अब सवाल को बड़ा देख के घबराए नहीं, यहाँ पे सवाल को पढ़ें। अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो अमाशय के अल्पसरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नालिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो अमाशय के मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट है? तो इसमें क्या अंतर्विष्ट है तो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें प्रकाशीय फाइबर रेशा अंतर्विष्ट है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 71 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो भारत का जो सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपका बी पे आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। 72 नंबर सवाल आपके सामने है। 72 नंबर सवाल में पूछा हुआ है तो यहाँ पे देखते हैं इस तरह से कुछ दिया हुआ, ऑप्शन दो जगह दिया हुआ है। तो ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन को भी देखना बहुत ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ आपके सामने 72 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो 72 का ऑप्शन ए ठीक है, PIL पब्लिक इंड्यूस्ड लिटिगेशन, यह सही नहीं है। तो PIL का सही आपका एब्रीविएशन क्या होता है? तो PIL का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ध्यान रखेंगे, इसको जनहित याचिका के तौर पर भी जाना जाता है PIL। ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन अब 70 हम लोग कर चुके थे, 72 कर चुके थे। 72 के बाद आपका 73 नंबर आता है। इसमें दिया हुआ लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? तो लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? तो 73 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा, समुद्र के जल में। समुद्र के जल में लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसी कारण लोहे में बहुत जल्दी जंग लग जाती है। आगे देखते हैं 74 नंबर सवाल। 74 नंबर सवाल, जिंक जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अर्थात जिंक का लेपन लगा किया जाता है लोहे के ऊपर में, इसे हम लोग कहते हैं जस्ता चढ़ाना, ऑप्शन ए, या तो इसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 75 नंबर सवाल में पूछा हुआ है वातित जल में या अंतर्विष्ट होता है? तो वातित जल में क्या अंतर्विष्ट होता है? तो 75 का डी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपका अंतर्विष्ट होता है। ध्यान रखेंगे 75 का। आगे देखते हैं हम लोग 76 नंबर से, यहाँ से मैथ के सवाल शुरू हो जाएंगे और मैथ के सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, तो मैथ का प्रैक्टिस करें क्योंकि आपके सिलेबस में मैथ और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे। तो हमारे साथ में बने रहें, रीजनिंग और मैथ को आप इजी ना लें। सिलेक्शन का बहुत अहम रोल ये मैथ और आपके रीजनिंग निभाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस प्रकार कि किसी संख्या का 2/3 का 2/7 कितना है? 224 है। कितना है? 224 है। तो संख्या क्या है? तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 5 दूना 10, 10 से 1 0 कट जाएगा और 24 गुने 7 गुने 3 कर लेंगे तो इसका सही जवाब आपके सामने आ जाएगा। कितना? आपका 504। ठीक है, कितना करेंगे? 24 गुने में, ठीक है, 3 गुने में 7 करेंगे। आगे नेक्स्ट नंबर सवाल जो आपके सामने दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि हीरालाल ने
₹648 में एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया, उसके द्वारा लाभ की राशि क्या है? तो 20% लाभ अर्थात 20% का मान होता है 1/5। 5 की वस्तु को 6 में बेच दिया, 1 का लाभ कमाया, 6 में नहीं बेचकर इन्होंने 648 में बेचा। ठीक है, कितने में बेचा? 648 में। तो 6 यूनिट का मान आपके सामने दिया हुआ है, 6 यूनिट का मान आपके सामने 648 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा, 108 आएगा। तो यहाँ से देखिए लाभ कितना हुआ? 1, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 108, और इस सवाल का सही जवाब होगा 108। तो 14 रुपये ए, बी और सी में बांटे गए हैं, जिसमें ए बी से 25% और सी से 20% अधिक पाता है, तो ये को कितने रुपए मिले? तो यहाँ पे देखिए ए और बी की बात किया जाए तो ए और बी का अनुपात निकालेंगे, तो बी को मान लो कि 100 रुपये मिले, तो ए को आपको मिल गए हैं 125 रुपये, 25% अधिक। और फिर से ए और सी की बात कंपेयर किया जाए तो ए को सी को कहीं 100 रुपये मिलता है, तो आपको ए को कितना मिलता है? तो 120 रुपये मिलता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे इस तरह से रेशियो। तो यहाँ से रेशियो जब अभी निकालेंगे, रेशियो को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 5 बार में और ये आपका, ठीक है, 25 बचे, और ये आपका कितना आ जाएगा? ये 4 बार में। ठीक है, इस तरह से 20 से काटेंगे 6 बार में, और ये आपका आएगा 20, 25, 100। जब रेशियो को एक को बराबर करेंगे तो ए बी सी में जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 30, 24 और आपका 20। ठीक है, इस तरह से आपका 25 आ जाएगा। ये बी और सी का रेशियो कितना आएगा? 30, 24 और 25। ये टोटल जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? आपका 79। और 79 को जब कंपेरिजन करेंगे कितना? 5214 से। ठीक है, और निकालेंगे 30 यूनिट का मान, तो ए का जो राशि आएगा वो कितना आएगा? 1980 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1980 रुपये, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 79 में पूछा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सवाल कि यदि किसी वस्तु के कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए और उसके बिक्री में 10% की कमी हो जाए, तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मान लो कि ये 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% का मान होता है 1/5। मतलब कोई भी चीज़ का दाम पहले 5 रुपया था, तो अब जो होगा, ठीक है, कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 5 से 6 हो जाएगी कीमत। विक्रय की बात किया जाए तो पहले 10% की कमी हो जाएगी। 10% का मान आपका 1/10 होता है, और 1/10 मतलब 10 रुपये, 10 किलो सामान जो था वो अब 9 किलो बिकने लगा है। तो पहले जो आपका रिवेन्यू आता था 50 रुपये आता था, अब जो रिवेन्यू आएगा कितना आएगा? 54 रुपये आएगा। तो 50 से रिवेन्यू बढ़ गया है 54। तो पहले 50 रुपये बिकता था, अब जो रिवेन्यू हो रहा है 54 का हो रहा है, मतलब ये कितना होगा? 8% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8% की वृद्धि। आगे देखते हैं 80 नंबर सवाल। 80 नंबर सवाल में यहाँ दिया हुआ है कि x का मान कहीं 30 रखेंगे तो x² - 10 का स्क्वायर से 5% कम क्या होगा? तो 30 रखेंगे, तो 30 रखते हैं ये क्या हो जाएगा आपका? 900, और 900 में आप घटा लेंगे कितना? 100, तो कितना आ जाएगा आपका? 800, और 800 का 5% कम अर्थात में 95% कितना होगा? तो 760। ठीक है, 5% कम मतलब 100 में 5 कम, 800 में 40 कम, मतलब 760 हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे देखते हैं कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर को चुनिए। तो यहाँ से देखिए बी से डी, डी से एफ, 2-2 का अंतर है, सभी में 2-2 का अंतर है। तो यहाँ पे देखेंगे आप डी ऑप्शन बिल्कुल अलग है, क्योंकि 10 जे से एल गया 2 और एल से पी गया, मतलब 4 का अंतर हो गया है। तो इस तरह से डी अलग है। आगे देखते हैं डिक्शनरी के अनुसार, यहाँ पे सजाने की बात किया गया है कि डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाएं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सबसे पहले क्या होगा? तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले आपका तीसरा होगा, फिर आपका यहाँ पे पहले क्रमांक को सही करें, 1, 2 और ये 3 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो इस तरह से बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका 4, 5, 3। ठीक है, 3, 2, 1, 2 ध्यान रखेंगे, डिक्शनरी के अनुसार सजा लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ कुछ इस प्रकार के सवाल दिए हुए हैं, और यहाँ पे एक बोलता है कि 9, 16, 13, 12, 17 और 8 है, तो आगे क्या होगा? तो 9 से यहाँ पे देखिए 9, 4, 13, 13, 4, 17, और 17, 4 कितना होगा? 21। यहाँ पे 21 भराएगा,
और 16 में से 4 गया तो 12, 12 में से 4 गया तो 8, 8 में 4 गया 4, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का कि 84 में दिया है एक अनुक्रम दिया गया है, इनमें से एक पद विलुप्त है, लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, एफ एल 6 और 6 का डबल, यहाँ पे एफ का मान कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, ठीक है। तो 15 किसका होता है, तो 15 ओ का होता है, तो यहाँ पे ओ आएगा। फिर यहाँ पे 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 क्या होगा, तो यू का होगा। तो इस तरह से बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है सवाल इनका 85 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, और दिया हुआ है रमन, विकास और रमन की वर्तमान आयु क्रमशः 6:5 के अनुपात में है यदि रोहन की वर्तमान आयु 98 वर्ष है तथा विकास की वर्तमान आयु रोहन की वर्तमान आयु का 3/7 है। 3/7 मतलब कितना, 98 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 14 या 42, ठीक है। तो 42 आपका आ जाएगा किसका, विकास का, ठीक है। तो विकास का यहाँ पे 6 दिया, 6 का मान है 42, तो रमन का जो आ जाएगा आपका 6 का 42, 7 गुना है तो ये होगा 7 5 35, रमन का कितना होगा 35। पूछा है कितने वर्षों के बाद 7:6 हो जाएगा, तो 7 वर्षों के बाद, 7 7 इनको दे दीजिए, 7 वर्षों के बाद ये 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 42। इसको जो सॉल्व करेंगे तो 7:6 आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्न के 3 संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में दूसरी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी एक नियम से संबंधित है, 3 उसी एक नियम के आधार पर समान है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए। तो ऑप्शन ए पहला हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 का 4 गुना करेंगे 12 आएगा, और 12 में से ये 12 से 14 हो रहा है, जबकि 24 से 19, 16 से 13, 20 से 16 हो रहा है, मतलब सभी घट रहे हैं। तीसरी संख्या दूसरी से कम हो रही है, जबकि यहाँ पे तीसरी संख्या दूसरी से बढ़ रही है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे पूछा हुआ है मिरर से सवाल आ जाते हैं रीजनिंग के, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मिरर इमेज 87 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, जिसपे बी समकोण है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका बी हो गया और ये सी है। ए से एक माध्यिका ड्रॉ की जाती है जो BC को डी पे काटती है। यदि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 46 सेंटीमीटर है तो ये DB का क्षेत्रफल क्या होगा, तो माध्यिका जो होता है त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है, तो ये DB का आपका 23 हो जाएगा और ये DC का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है XY एक परीक्षा देते हैं, उनके अंकों का अंतर कितना है 45, उनके अंकों का जो अंतर है वो अधिकतम अंक का 15% है, तो 15% के बराबर दिया हुआ आपका 45, तो 100% मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 या 45, तो 100% कितना आ जाएगा आपका 300, और 300 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि PQR का दिया हुआ है आपका कितना 6 7 8, और R और S कितना दिया है 3 और 5। R का मान यहाँ पे कितना है 8 और यहाँ पे R का मान है 3, तो इसको 8 से गुना करेंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, तो ये आपका जो मान है वो R का बराबर हो जाएगा। तो P का कितना होगा 6 या 18, और आपका पूछा है किसका S का, तो S का कितना होगा 8 5 40, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा P का और ये आ जाएगा आपका S का, और ये हो जाएगा 9:20, 9:20 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। रेशियो के सवाल है, छोटे छोटे सवाल हैं, इसको आराम से कर सकते हैं आप। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से रीजनिंग दिया हुआ है, इस तरह के सवाल आ जाते हैं रीजनिंग में कि 3 5 8 13 22 दिया हुआ है, तो आगे क्या होगा, तो इसका सही जवाब देखेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 दूना 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 दूना 16 में से 3 घटाएंगे 13 आएगा, 13 दूना 26, 26 में से 4 घटाएंगे 22 आएगा, तो 22 दूना 44, 44 में से 5 घटाएंगे तो 39 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। डबल करके पहली बार 1 घटाएं, 2 घटाएं, 3 घटाएं, 4 घटाएं और 5 घटा के आंसर 39 लगा 39 लगा लें।
यहाँ पे इसी तरह से 92 नंबर में दिया है 2 4 को हम 20 कहते हैं, 3 9 को यहाँ पे 90 कहते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 1 और 5 को हम लोग क्या कहेंगे, तो 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 16 20 हो जाएगा। 3 स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, दोनों जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 93 में दिया हुआ है कि धागा जिस प्रकार संबंधित है कपड़ा से, तो उस प्रकार तार किससे संबंधित है, तो तार का हम लोग जाली बनाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 94 नंबर, और 94 में दिया हुआ है क्या कि एक संख्या दिया हुआ है, उसमें पूछा है प्रथम और द्वितीय अंकों का, तृतीय चतुर्थ अंकों का, पाँचवें और छठे अंकों का इत्यादि ये अतः परिवर्तन करते हैं तो दाहिनी छोर से गिनने पे छठा अंक कौन सा होगा। तो ये जो यहाँ पे बताया हुआ कंडीशन दिया हुआ उसके अनुसार चलेंगे, और दाहिनी छोर से जब गिनने पे छठा अंक की बात करेंगे तो 94 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अंक आएगा। छठा अंक क्या आएगा, 2 आएगा। 95 में दिया है यदि जेड का मान 52 है, ए सी टी का मान 48 है, तो बी ए टी का मान ज्ञात करें। तो 95 का आप देखेंगे जेड का मान 26 कैसे आया है, सॉरी जेड का मान 26 होता है लेकिन इसका डबल करके दिया गया है कितना, 52। इसी तरह से बात करें एक का होता है 1 और सी का 3 और टी का होता है आपका 20, 20 और 4 24 का डबल किया तो 48 हो गया। तो बी का 2, ए का 1 होता है तो 3, 3 और 20 कितना होगा 23, 23 दूना कितना हो जाएगा 46। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। विषम युग्म को पहचानिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो 96 का देखेंगे तो यहाँ पे एक दूसरे गुणज नहीं है, तो यहाँ पे देखिए तो इसका सही जवाब जो होगा 96 का, तो 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 12 45 और आपका 27 39 और 18 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो आपका 20 और 10 है, ये क्या है 10 20 का गुणज है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक संख्या दूसरी संख्या गुणज हो, जबकि यहाँ पे 10 जो है 20 जो है 10 का गुणज है, तो ये बिल्कुल अलग है। आगे देखेंगे यहाँ पे 97 नंबर सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से एक वर्ड दिया हुआ है, शब्दों कर्म में से निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द नहीं बन सकता है, तो कौन सा शब्द नहीं बनेगा इससे आप चूज करेंगे। तो 97 का आप देखेंगे तो प्रेज PRAISE ये शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे एस वर्ड नहीं, एस लेटर नहीं है। आगे दिया हुआ है किसी संख्या का 1/3 भाग यदि 75 हो तो निम्नलिखित में उसका कौन सा भाग 45 होगा। तो 1/3 भाग जो है वो कितना किसके बराबर है, तो 75 के बराबर है। तो टोटल संख्या जो होगी वो कितनी होगी, तो 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 225 होगी। तो 45 जो है वो 225 का कितना भाग है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 45 25 225 होता है, तो 1/5 भाग है। आगे देखेंगे कि एक गोलार्ध को गलाकर 2 गोले बनाए गए तो नए गोले की त्रिज्या है। तो नए गोले की त्रिज्या क्या होगा, जब 2 गोलार्ध को गलाकर 2 गोले बनाए गए, एक गोलार्ध मतलब अर्धगोले को गलाकर 2 गोले बनाए गए हैं, तो उनके जो नए गोले की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, तो ऑप्शन सी होगी, गोलार्ध की त्रिज्या का 1/4 भाग होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है द्विघात समीकरण जिसके मूल्यों का योगफल -2 और मूल्यों का गुणनफल -3 है। तो मूल्यों का योगफल कितना है 2 और मूल्यों का गुणनफल क्या है 4 है, -4 है। तो ये कौन सा द्विघात समीकरण होगा, तो यहाँ पे 100 का आपका ऑप्शन सी, x² + 2x माइनस आपका 4। तो यहाँ से निकालेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा मूल्यों का योगफल ये क्या होता है -b/a। तो -b/a, b क्या है आपका, तो b पे है 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे और ये कितना है 1, तो यहाँ से क्या आएगा -1 -2 आ जाएगा इसका सही जवाब। और अल्फा इंटू बीटा मतलब मूल्यों का गुणनफल कितना होगा, तो c/a होता है। तो c के जगह पे यहाँ पे -4 है और a के जगह पे क्या है 1 है। तो इसका इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन c जो है सो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो दिल से लाइक करना, शेयर करना और बाकी लोगों के साथ में बताना कि ऐसे इस तरह का टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर
इस चैनल पे कराया जाता है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।